हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रिया। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं अभी तक कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे थे उसमें आपसे पूछा गया था कि अमीबा जो है उसमें भोजन का पाचन, फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है। आपके पास ऑप्शन आया था फूड वैक्यूल में है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सूडोपोडिया है या क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन आपका क्या आया था? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें आपसे पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फूड मटेरियल्स ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। आपको बोला है कि आपको चार पेयर दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके जीव, जिसके ऑर्गेनिज्म पहले जो भोजन का पाचन है वो शरीर से बाहर कर लेते हैं और उसके बाद पाचित भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। वो कौन सा ग्रुप है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही आता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जिसमें ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। ये तीनों ही आपके बिलोंग होते हैं किससे? किंगडम फंजाई से, यानी कि जो आपका कवक है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि इनमें जो डाइजेशन है या जो पोषण की प्रक्रिया है वो कौन सी होती है, आपने कहा सारे प्रकार के पाए जाते हैं। स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं। और परपोषी में ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं, जिसमें आपने कहा परजीवी भी होते हैं, ठीक है, मृतोपजीवी भी होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपसे कहा गया था The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called। आपने कहा कि जो फूड पाइप है, जो भोजन नलिका है, जिसे आप क्या कहते हैं? इसको फिगस कहते हैं। उसमें कंट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी कि वो संकुचित हो रही है और वो रिलैक्स हो रही है, यानी कि अपनी पोजीशन में वैसे ही फिर से आ जा रही है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास आए थे, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। अब आपने कहा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपके पास आया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, इसका रीजन आपके पास क्या आया था? आपने कहा था क्योंकि भोजन को नीचे जाना है, नीचे यानी कि भोजन को मुख से अगर स्टमक में जाना है तो उसके लिए कौन हेल्प कर रहा था? फूड पाइप हेल्प कर रही थी। और क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो जो भोजन है वो नीचे की ओर मूव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसमें आपसे पूछा गया था What are the product obtained by anaerobic respiration in plants? तो आपने कहा यहाँ पे प्लांट्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, फंजाई है। ठीक है, और ईस्ट कैसा है? आपने कहा यूनिसेलुलर। वैसे अगर आप देखेंगे जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन ईस्ट जो आपको क्या दिखाई देती है? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर है। अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपने कहा कि ईस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ठीक है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में। वायु कौन सी? आपने कहा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। क्या बोला आपने? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसे आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा। अब रेस्पिरेशन में होगा क्या? आपने कहा रेस्पिरेशन में आपने कहा ग्लूकोज टूटेगा, उससे आपको एनर्जी तो मिलेगी, इतना तो कंफर्म है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी तो आपको मिल रही है। ठीक है, अब जब आपने कहा कि एनर्जी के साथ और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको मिली, तो क्योंकि ईस्ट की बात हो रही है तो आपने किसकी बात की है? क्योंकि हमने ईस्ट की बात की है तो हम बात करेंगे किसकी? अल्कोहल की। क्योंकि आपने कहा कि अल्कोहल का जो यूज है वो हम फर्मेंटेशन में करते हैं, जिसमें आपने कहा अल्कोहल बनती है। फिनॉल जो यहाँ पर बन रही है अल्कोहल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना, जिसकी वजह से आपने क्या देखा कि जब आप ब्रेड या फिर आप किसी डो में, इडली के डो में जब आप क्या डालते हैं? ईस्ट को डालते हैं, तो वो फूल क्यों जाता है? क्योंकि एथेनॉल तो बन रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्योंकि गैस अगर बन रही है तो गैस क्या करेगी? बाहर की ओर निकलेगी, और गैस जब बाहर की ओर निकलेगी तो जो डो है वो फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह बना रहा होता है और एनर्जी यहाँ पर आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। आपने कहा कि एक जो चावल का पानी है जिसे आप मांडवी कहते हैं,
उसमें आपने क्या कि आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दी और आपको ब्लू ब्लैक कलर वहां पर मिला, यानी कि नीला, नीले से काला जो रंग है वो आपको वहां पे प्राप्त हुआ। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप 6th 7th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। आपने कहा क्योंकि वहां पे क्या था, स्टार्च प्रेजेंट था। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी आपका क्या है, स्टार्च होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने कहा द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो श्वसन के लिए जो वर्णक है वो कौन सा? आपने कहा कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है या माइटोकॉन्ड्रिया है। इजी क्वेश्चन, आपने कहा क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आप बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फिज्मा। अब एम्फिज्मा होता क्या है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एम्फिज्मा क्या है, आपने कहा कि जो लंग्स से रिलेटेड आपकी डिजीज है उससे संबंधित है। आपने कहा कि कौन सा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है एम्फिज्मा का। आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलर वॉल्स एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ लंग्स टिश्यू, या फिर थर्ड जो ऑप्शन आपको कह रहा है इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई, और लास्ट है थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज वॉल ऑफ द लंग्स। ऑप्शन आपका सही ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एल्विलाई जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। एल्विलाई क्या होती है, आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका ट्रैकिया था, ये आपके क्या थे, ब्रोंकाई थे। ब्रोंकाई किसमें टूटा, ब्रोंकियोल में टूटा, और लास्ट में आपके पास आए टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, ये आपका क्या है, लंग्स है, ये आपका क्या है, लंग है। ठीक है, ये आपके पास है टर्मिनल ब्रोंकाई, और टर्मिनल ब्रोंकाई जब आए तो आपने बोला यहाँ पर कि ये क्या है, आपके पास एल्विलाई आई है, ये है, ये आपके पास एल्विलाई आई है। तो एल्विलाई आपके पास कुछ इस प्रकार की है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है, जब आप इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, आपने कहा ये ऑक्सीजन यहाँ चली गई और यहाँ पे CO2 है, तो CO2 यहाँ चली गई और CO2 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब आपने बोला ये जो एल्विलाई थी ये क्या थी, हेल्दी पर्सन के एल्विलाई, ठीक है, जो कि स्मोक नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, तो आपने कहा कि उसके जो एल्विलाई है वो एल्विलाई के जो वॉल्स है वो डैमेज होने लगेंगे। डैमेज का मतलब है कि ऑक्सीजन कैरी करने में क्या होंगे, सक्षम नहीं होंगे। अब जब ऑक्सीजन कैरी करने में सक्षम नहीं होंगे तो आपके एल्विलाई में कम ऑक्सीजन रहेगी, और जब कम ऑक्सीजन रहेगी तो आप क्या देखते हैं कि आप जब आप यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, जो एम्फिज्मा से पीड़ित है, वो क्या करता है, थोड़ा सा भी चलेगा तो उसकी सांस फूलने लगती है, वो तेजी से सांस लेने लगता है। क्यों, क्योंकि एल्विलाई स्पेस है ही नहीं कि आप इजिली क्या कर सके, वहां पे ब्रीथिंग की प्रोसेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि एल्विलाई में बहुत कम ऑक्सीजन है, इसीलिए आपको बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली क्या करना पड़ता है, वहां पर श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। आपको बताना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस क्या है। आपने कहा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है, पहले ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है, क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, रिलीज ऑफ CO2, क्या CO2 रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने कहा क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो पहले ऑप्शन को आप हटा लीजिए। अब जब पहला ऑप्शन हट गया है तो आपने क्या बोला, आपने बोला यहाँ पर कि आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आता है। ठीक है, आपने क्या बोला, जब आपने ऑप्शन को देखा तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन पहले हट गया, ये भी पहले हट गया। आप लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन आपने क्या बोला, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, तो आपने क्या बोला, और लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये तीनों अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो तीनों प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, आपने बोला ये होगा ह्यूमन बीइंग।
हमने बोला हमें क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, वायवीय श्वसन ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपने एकदम से कर ली, आपको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, तो फिर क्या होता है आप में ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज है वो टूटने लगेगा। जब ग्लूकोज टूटने लगेगा तो आपके पास क्या आती है, एनर्जी आती है, लैक्टिक एसिड यहाँ पर बनने लगता है और CO2 यहाँ पर क्या होगा, बनेगा, रिलीज होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको बोला गया है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। आपने बोला जो स्टोमेटा होते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। अब ये क्वेश्चन आपके पास कहाँ से आया है, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, जो जो क्वेश्चन आए हैं आप देखते रहिए आपके पास कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो रेस्पिरेशन आया था, रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा, किसमें रेस्पिरेशन, आपने कहा रेस्पिरेशन इन एनिमल, उससे आपके पास ये क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, ये क्वेश्चन आपके पास आया है न्यूट्रिशन से। और किस प्रकार के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक। जिसमें आप बात करेंगे किसकी, फोटोसिंथेसिस की। और जब फोटोसिंथेसिस की बात आएगी तो आप बात करेंगे लीफ की। ठीक है, आप बात करेंगे किसकी, पत्ती की। और जब बात पत्ती की आई है तो आप बात करेंगे स्टोमेटा की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ से आ रहा है। तो बात कर ले, आपने कहा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पर, किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो स्टोमेटा को जान लेंगे कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। काफी बार हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। आपने कहा जो लीफ होती है, मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ती में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हर्ब्स की तो इनमें जो पौधे के कोमल भाग होते हैं जैसे कि तना होता है, तो तने में भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या बात की थी। आपने बोला था ये आपके पास आई है एपिडर्मिस, आई है। उसके बाद आपने बोला कि आपके पास आए हैं मीजोफिल सेल। ठीक है, ये आपके पास मीजोफिल सेल आ गए हैं। और उसके बाद आपके पास फिर से आया है एपिडर्मिस। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या है, क्यूटिकल की थिक लेयर आई है इस प्रकार से। चलिए, आपने बोला ये है आपकी अपर एपिडर्मिस, ये आपकी मीजोफिल सेल, ये आपके लोअर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल की लेयर और ये है क्यूटिकल की लेयर। ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कहते हैं रंध्र, या इन्हें आप कहते हैं स्टोमेटा। अब आपने बोला स्टोमेटा हमें पता चल गए हैं कि कहाँ पर है। अब इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, अगर हम कहें कि इनका फंक्शन क्या है तो सबसे पहले फंक्शन समझ लें। अपने बोला स्टोमेटा जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ये वाला। हमने बहुत बार ये डायग्राम बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके पास जो दो सेल आई हैं इन्हें आप कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहेंगे इन्हें, गार्ड सेल कहेंगे। बीच में आपके पास टोमेटा आ गया है। अब आपने बोला ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये पत्ती में मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पत्ती ये है आपके पास इस प्रकार से, और पत्ती में ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। सिर्फ एक स्टोमेटा नहीं होगा, आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टोमेटा होंगे। आप जानते हैं कि इसकी अपर सरफेस है, यानी कि ये पत्ती की अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो यही डायग्राम आपने यहाँ पर बनाया है। अब आपने बोला ये जो स्टोमेटा है अभी कैसा है, क्लोज है। कैसा है, क्लोज है। लेकिन इसका ओपन होना जरूरी है। जब ये ओपन होता है तो ये ओपन कैसे होगा, आपने कहा इस प्रकार से। ठीक है, अब ये कैसा है, ओपन है। ओपन स्टोमेटा आपके पास आ गया है। आपने कहा ओपन अगर हो गया है, ये किसकी बात चल रही है, इस टोमेटा की बात चल रही है। ठीक है, अब आपने कहा ओपन हो गया तो क्या होगा, आपने कहा गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात अगर कर रहे हैं। आपने कहा क्योंकि CO2 चाहिए तो अब क्या होगा, CO2 अंदर जाएगी लीफ में, CO2 यहाँ से क्या जाएगी, अंदर जाएगी इस प्रकार से। आपने क्या बोला, CO2 अंदर चली गई है। ठीक है, प्लस आपने बोला क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर आएगी। आपने कहा यहाँ से जो ऑक्सीजन है
वो क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर आ गई। ठीक है, ये अब जानते हैं ओपन स्टोमेटा है, ये हटा लेते हैं। ऑक्सीजन बाहर आ गया, पहला फंक्शन तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है कि स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं होंगे। स्टोमेटा मैक्सिमम टाइम जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। क्यों क्लोज रहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन के बारे में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसे आप वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अब हुआ क्या, आपने कहा ये लीफ थी और यहाँ पर क्या था, पानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H2O है। अब यहाँ पर क्या होगी कि पौधे में पानी की अधिक मात्रा हो गई है, अधिक मात्रा हो गई है तो पानी को पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले तो ये पानी लिक्विड अवस्था में था, तरल अवस्था में था। अब ये पानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया है और इसी स्टोमेटा के द्वारा ये जो पानी है वो गैसीय अवस्था में बाहर निकल गया है। इसी को आप क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीन चीजें यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आपने बोला गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्लस पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब आपने कहा क्यों स्टोमेटा मैक्सिमम टाइम क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन है तो आपने कहा पानी बाहर निकलता रहेगा। तो पानी बाहर अगर अधिक मात्रा में निकलता रहेगा तो पौधे में पानी की हानि हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और जिससे कि आपको क्या देखने को मिल सकता है, पौधे में आप पौधे की डेथ भी हो सकती है अगर रेगुलरली ये होता रहा तो। क्योंकि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी जो होता है वो लिमिटेड मात्रा में होता है। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी वहां पर होती है। अब आपने कहा कि पौधे का जो स्टोमेटा है वो तभी ओपन होगा जब पौधे को इसकी आवश्यकता होगी, जब पौधे को गैसेस एक्सचेंज करना होगा, जब पौधे में जो पानी की मात्रा है वो अधिक हो जाएगी और तभी वहां पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। अब इतना आप समझते हैं कि स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप समझते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर निर्भर करती है। अगर आप दोनों इमेज को देखें, ये स्टोमेटा की नंबर 1 इमेज है और ये स्टोमेटा की नंबर 2 इमेज है। अगर आप इन दोनों को एनालाइज करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर निर्भर करती है। अगर आपने दोनों इमेजेस को ध्यान से देखा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो है जो गार्ड सेल है उनकी पोजिशन, उनका आकार आपने देखा होगा। पहले आपने देखा गार्ड सेल क्या थी, ऐसे किडनी शेप के थे। अब आपने देखा गार्ड सेल जो बल्ज आउट हो गए, बल्ज आउट का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो साइड है इस प्रकार को खींच गई है, ये इधर को खींचा और ये इधर को खींच गए हैं। ठीक है, अब आपने कहा क्योंकि गार्ड सेल की जो शेप उसमें चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से स्टोमेटा क्या है, ओपन और क्लोज हो रहे हैं। आपने क्या बोला, आपने कहा स्टोमेटा जब किडनी शेप के थे तब वो क्लोज थे, जब स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स है वो बल्ज आउट हो गई है तो वो कैसे हो गई है, वो खींच गए हैं। तो आपने कहा कि कैसे यहाँ पर संभव हुआ। चलो हमें इसका आंसर मिल गया है। अगर हम ऑप्शन में देखें, अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वाटर इन गार्ड सेल्स पे, या कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो आपको इतना तो समझ आ गया है कि जो आपका आंसर है वो क्या है। लेकिन अगर आंसर और ज्यादा आपके पास मॉडिफाई होकर आ जाए तो यानी कि आप क्या देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आएगा, वाटर इन द गार्ड सेल। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ अगर आपको ये पूछना जाता कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की शेप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट ये होती कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो है गार्ड सेल पर निर्भर करती है, गार्ड सेल की जो शेप में चेंजेस आ रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तो गार्ड सेल की जो शेप है उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस बात पर निर्भर करते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि गार्ड सेल में क्या होगा, वाटर की एंट्री और वाटर क्या होगा, एग्जिट होता है, इसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं, आपने कहा ये क्या था, स्टोमेटा था। अब यहाँ पर पानी क्या हुआ, एंटर हुआ, पानी एंटर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जब पानी एंटर हुआ तो पानी ने फोर्स लगाया इस प्रकार से, इधर को एक फोर्स लगाया और इस वाली गार्ड सेल में इधर को फोर्स लगाया और आपने देखा कि यहाँ पर जो गार्ड सेल है वो बल्ज आउट हो गई है। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस हो गई है, फिर से क्या होगा, जो पानी यहाँ पर था, जो पानी था वो फिर से वापस चला गया, पानी की एग्जिट हो गई है और जब पानी की एग्जिट हो गई है तो आपको स्टोमेटा फिर से क्लोज यहाँ पर दिखाई दिया। तो ऑप्शन आपका सही क्या आएगा, आपने कहा कि वाटर इन द गार्ड सेल। ठीक है, सिर्फ अगर गार्ड सेल्स यहाँ पर होता और पानी का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वाटर यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं होता, तो फिर भी आप गार्ड सेल को यहाँ पर चूज करेंगे। तो क्योंकि गार्ड सेल की शेप में चेंजेस आ रहे हैं पानी की एंट्री और पानी की एग्जिट की वजह से, यही रीजन है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्विलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। सबसे पहले तो आप एक स्टेटमेंट को समझ लीजिए, काफी कुछ आपको बताया जा रहा है। आपने बोला कि जो टोबैको होता है, जो तंबाकू होता है जिसे लोग खाते हैं, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये केमिकल्स, ये रसायन क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्विलाई। जो एल्विलाई होता है, एल्विलाई का कुछ देर पहले हमने डायग्राम देखा था, एल्विलाई के जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करना है। कुछ सी बात, हमने एक डायग्राम बनाया कुछ देर पहले और आपने बोला ये एल्विलाई है, इस प्रकार से ये एल्विलाई है, ठीक है। और ये जो एल्विलाई है ये नॉर्मल एल्विलाई है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है। अब जो यहाँ पर टोबैको कंज्यूम करते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनमें क्या होगा, जो आपके एल्विलाई है उसके जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगते हैं। तो हम डैमेज जो टिश्यू है उन्हें हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डैमेज हो गए, यहाँ पर डैमेज हो गए, यहाँ पर डैमेज हो गए, तो आप जानते हैं इसका क्या नतीजा होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा कैरी नहीं कर पाएगा एल्विलाई, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो एरिया है वो डैमेज यहाँ पर हो गया है और एल्विलाई श्रिंक होने लगेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, श्रिंक कहते हैं, ठीक है। आपने बोला फिर क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर एल्विलाई क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, हार्ट डिजीज कहते हैं, एम्फिज्मा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं या लंग कैंसर कहते हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। एम्फिज्मा की बात आपने की थी कि जब यहाँ पे जो एल्विलाई होते हैं उसके जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज जब होने लगते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्फिज्मा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। इजी क्वेश्चन है आपके पास, है इजी क्वेश्चन। आपने बोला कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपका, ठीक है। ये आपकी क्या है, एंट्री है, कहाँ से शुरू होती है, मुख से, माउथ है। ये आपका फूड पाइप है, जिसे आप एसोफेगस कहते हैं। ये आपका लीवर है, ये आपका स्टमक है, ये आपका पैनक्रियास है, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। मेजर जो पार्ट होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो यही आते हैं। अब आप ये बताइए डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा। माउथ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। पहला ऑप्शन है कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से होता है क्योंकि वहां में सलाइवा प्रेजेंट है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपके पास आया है, इसोफेगस दैट मूव द फूड इन द गट। इसोफेगस से स्टार्ट होता है, या फिर आपने कहा पैनक्रियाज दैट रिलीज जूस फॉर ब्रेक डाउन, फैट ब्रेक डाउन, कि पैनक्रियाज से शुरू होता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है स्टमक दैट हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। अब आपने जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो आपने देख लिए हैं। इजी क्वेश्चन है आपका। आपने कहा जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू होगा क्योंकि मुख में क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। और किसका पाचन होता है मुख में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आंशिक पाचन होगा, पूर्ण पाचन नहीं होगा, आंशिक पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है। आपसे कहा गया है द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन द बॉडी थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है, गैस का परिवहन दिखाया गया है, किसके, हार्ट और लंग्स के द्वारा, आपके फेफड़े और आपके हृदय के द्वारा यहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। Which of the following options shows the transport of oxygen to the cell correctly? अब आप देखिए ट्रांसपोर्ट तो दोनों चीजों का हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, आप ये देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल में होगा, यानी आप समझ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे आपकी सेल में पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन देख ले एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं, या सबसे पहले आप इमेज को समझ लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्या है, लंग्स है, फेफड़े हैं,
ये आपका हार्ट है, ये आप जानते हैं, ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये है आपका राइट एट्रियम पहला, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, तीसरा है आपका राइट वेंट्रिकल, और चौथा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बोला, अगर हम कलर यहाँ पर देखें तो आप कुछ ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब इस कलर से आपको काफी सारा आइडिया मिल सकता है। अगर आप इसी इमेज को अलग से बनाएं तो या सिंपली हम इसे ऑर्गन देख लेते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे लिखा ऑर्गन या सेल, और सेल ये है। ये एरो आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। अब ये जो इमेज हमने बनाई है ये आप लोग सब समझते हैं, हमने काफी बार डिस्कस की है। ठीक है, पहले आपका हार्ट का डायग्राम है, जिसमें अगर आप देखेंगे, आपने बोला ये आपका राइट एट्रिया है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, और ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब कलर आपको अलग अलग शो कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, यही आपको सेम उस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, यही आपको सेम उस इमेज में दिखाया गया है। अब आपको बताना है ट्रांसपोर्ट किसका बताना है, ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल में हो रहा है, यही हमने पढ़ा था। एक बार देखिए, आपने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, आपने कहा कि ब्लड के थ्रू होगा, रक्त के द्वारा होगा। ठीक है, इस प्रकार के ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे आप कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है सीक्वेंस, बताना है कि कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। एक बार आप इस इमेज को देखिए, दूसरी बार आप दूसरी इमेज को देखेंगे जो अभी हमने बनाई है, और आपको अच्छे से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो क्या आपने देखा, अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे आपने क्या देखा, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड को हम रेड से दिखाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, आपने कहा लंग्स टू आपके लेफ्ट एट्रिया, लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया में आया। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल में किस में जा रहा है, आपके ऑर्गन्स में जा रहा है। तो देख ले, सीक्वेंस आपको ऑप्शन में ए में सीक्वेंस दिखाया गया है। सबसे पहले लंग से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन में। ठीक है, पल्मोनरी वेन आपका एक्सेप्शन भी है, एक बार आप पढ़ लेंगे कि क्या एक्सेप्शन है। सेकंड हमने बोला पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उससे एओर्टा से आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप खुद भी देखेंगे जो आपकी बुक के पीछे दिए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।